गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से अपन ऑनलाइन सेशन के अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्लास 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित चैप्टर जो भी हैं आपके किताब के अंदर वो सारी। तो सबसे पहले क्लास 12 कृषि रसायन, कृषि रसायन या फिर इंग्लिश में बोलें तो अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किताब के अंदर आपके टोटल 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। 12 चैप्टर है, तो इनका पूरा जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में अपन प्रत्येक चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन इन चैप्टर के अंदर क्या क्या है उनकी डिटेल देख लेते हैं, उन चैप्टर के क्या नाम है, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो पता रहे इस चैप्टर में अपन इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन 1 से लेकर 12 चैप्टर के पूरे नाम और उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपके मृदा की उत्पत्ति एवं चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय, मृदा क्या होती है? सबसे पहले आपको इस चैप्टर के शुरू से लेकर 1 से लेकर 8 चैप्टर तक तो आपको ये सारी मृदा से इर्द गिर्द ही सारे चैप्टर हैं आपके। तो मृदा क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मृदा के अंदर अपन पढ़ेंगे कि मृदा की उत्पत्ति कैसी हुई इसके अंदर, कि मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर्वप्रथम मृदा का पृथ्वी की पहली परत क्या है, उसके अंदर मृदा कितने प्रकार की होती है, अपन किस कण को मृदा कह सकते हैं। जैसे कहीं पर बड़े पत्थर होते हैं, कहीं पर छोटे कण होते हैं, तो मृदा को अपन क्या कहते हैं, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सारी चीज़ें। फिर है चट्टानें। चट्टानें क्या होती है? रॉक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रॉक, और मृदा को अपन बोलते हैं सॉइल। तो चट्टानें, रॉक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में। तो चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, इन सब के बारे में। तो चट्टानों की उत्पत्ति अपन जानते हैं, अपन ने शुरू में पढ़ा होगा, पर्यावरण की बुक के अंदर आता है अपने प्राथमिक क्लास के अंदर, कि चट्टानें क्या होता है कि भूमिगत जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है ना। ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो। ज्वालामुखी फटता है तो इसके द्वारा जो लावा निकलता है वो लावा ठंडा होता है, तो वो बड़े बड़े पहाड़ चट्टानों का रूप ले लेता है। ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार में सबसे पहले 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, जैसे इसके नाम से पता चल जाता है, आग्नेय का मतलब होता है आग, मतलब आग से जो जिसका जन्म हुआ, आग्नेय चट्टान। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आग्नेयस चट्टान, आग्नेयस रॉक। अवसादी इसको बोलते हैं सेंडिमेंट्री रॉक्स, और इसको बोलते हैं रूपांतरित या फिर इसको मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर। मृदा की उत्पत्ति, मृदा का जनक किसे कहते हैं, सॉइल साइंस का जनक किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल साइंस का जनक होता है वी डोकुचेव। वी डोकुचेव, इसको अपन मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। वैज्ञानिक थे, इनको अपन मृदा विज्ञान का जनक, इन सब के बारे में, फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें। फिर चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर की डिटेल हो गई कि अपन को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। फिर चैप्टर नंबर 2 है आपके, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे मृदा जीवांश। मृदा जीवांश मतलब, जीवांश, मृदा तो अपन जानते हैं सॉइल, जीवांश का मतलब जीवों का अंश, मतलब मृदा के अंदर खूब प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जीवांश क्या होते हैं? जीवों का अंश, जैसे पेड़ पौधों के अंश हैं, जंतुओं का अंश है जीवांश है। ह्यूमस क्या होती है? जीव जंतुओं का। ह्यूमनिफिकेशन क्या है? जीव जंतुओं के अंश है, क्या होते हैं, इसके बारे में। इसके अंदर, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मतलब मृदा होती है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, ह्यूमस कितनी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन चक्र, इनके बारे में। कार्बन साइकिल, सी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में, ठीक है।
ये हो गया आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर मृदा जीवांश, कार्बन जीवांश। इसके अलावा नंबर 3 है आपके चैप्टर मृदा कोलोइड। मृदा कोलोइड, मृदा और कोलोइड मतलब मृदा के जो कोलाइड होते हैं, मृदा को अपन जैसे बोलते हैं, कोलाइड का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये कोला शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। मृदा कोलाइड, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मृदा के कण होते हैं, जैसे अपन किसी के अंदर घोलते हैं, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है ना, तो मृदा के कोलाइड इमल्सन क्या निलंबन होता है, उन्नी पिंडन, विउन्नी पिंडन। इसके अलावा इस कोलाइड के अंदर अपन पढ़ेंगे सिलिकेट मृत्तिकाएं, सिलिकेट मृदाएं होती है जो कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। सिलिकेट मृत्तिकाएं जिसके अंदर होता है अपन केओलिनाइट, 3 प्रकार की होती है, मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट, मांट मोरिलोनाइट, एक होता है आपके इलाइट। 3 प्रकार की सिलिकेट मृदाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, केओलिनाइट, मांट मोरिलोनाइट और इलाइट। इन तीनों में से हमेशा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है। 3 सिलिकेट मृत्तिकाओं के 3 टाइप होते हैं, केओलिनाइट, मांट मोरिलोनाइट, इलाइट। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये किस प्रकार की चट्टानें होती है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, किस प्रकार का स्पेस होता है, एल्यूमिनियम के कण होते हैं या निकल के कण होते हैं, इन सब के बारे में, इनका निर्माण कैसे होता है। पार्ट नंबर चैप्टर तो ये हो गया आप 3। फिर इसके चैप्टर नंबर 4 है आपके आयन विनिमय। आयन विनिमय का नाम से पता चल जाता है, आयन मतलब धनायन और ऋणायन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। एक होता है उदासीन, कैटायन और एनायन। धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान, विनिमय मतलब इनका आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में। जैसे मृदाएं होती है, कुछ धनायन प्रकार की मृदाएं जिसके अंदर कुछ ऋणायन, मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे कि आयनों का विनिमय क्या होता है, कैसे होता है, मृदा के अंदर धनायन पदार्थों का विनिमय कैसे होता है, ऋणायनों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में। चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। जैसे मिट्टी के अंदर अपन उर्वरक डालते हैं, है ना, उर्वरक फर्टिलाइजर जो डालते हैं, तो उनको मृदा के साथ में कैसे अभिक्रियाएं करते हैं, इनके बारे में। जैसे मृदा का पीएच क्या होता है, पीएच तो जानते हैं अपन, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, पीएच 11th में भी था आपके, है ना। पीएच की स्केल होती है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पदार्थ का अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम, उसका पता लगाते हैं। तो पीएच से अपन मृदा का पीएच भी ज्ञात कर सकते हैं कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, या फिर किस फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी रहती है, कौन सी। जैसे अम्लीय फसल, जैसे कुछ फसल है जिसके लिए, जैसे गेहूं की फसल के लिए मृदा का, गेहूं की फसल अपन बोते हैं, तो उस मृदा का पीएच अगर 6 से 7.5 तक होता है, 6 से 7.5 के मध्य अगर उस मृदा का पीएच है, तो वो गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा है ना। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की फसलों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि उसके लिए उपयुक्त पीएच कि किस मृदा का अपन उपयोग करें तो अपन अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पूरा रेशियो पढ़ेंगे कि मृदा का पीएच क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में सारी चीज़ें हम, पीएच किस मृदा, कौन सी मृदा ज़्यादा उपयोगी है, जैसे अपन फसलों के लिए अम्लीय मृदा काम में लें या क्षारीय मृदा काम में लें या उदासीन मृदा काम में लें, इसके बारे में, ठीक है। फिर है आपके चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अम्लीय एवं लवणीय मृदाएं। अम्लीय एवं लवणीय मृदाएं, लवणीय प्रभावित मृदाएं, अम्लीय और लवणीय प्रभावित मृदाएं। जैसे कि कुछ मृदाएं जैसे अम्लीय होती है, कुछ मृदाएं लवणीय होती है। लवण का मतलब है, जैसे अपन देखते हैं मृदा का, जैसे अपन कहीं बारिश हो जाती है तो कि किसी ज़मीन के अंदर वो पानी सोखती नहीं है, किसी के अंदर पानी डालते हाथों हाथ वो सोख लेती है, तो वो क्यों नहीं सोखती है, उसकी क्या क्वालिटी है, उस मृदा का अपन पीएच पता करके, जैसे अम्लीय मृदा है तो उसके अंदर अपन क्षारीय पदार्थ डालकर उसको अपन क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। या फिर क्षारीय मृदा है तो उसको अपन अम्लीय पदार्थ अम्लीय उर्वरक डालकर उसको उदासीन कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा क्षारीय मृदा है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अम्लीय उर्वरक का उपयोग करें। या फिर जो ज़्यादा क्षारीय मृदाएँ हैं, है ना, जिसके अंदर उपजाऊ क्षमता कम है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे जिप्सम डालते हैं, है ना। इससे जिससे क्या होता है कि वो मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और उदासीन मृदा क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, अम्लीय एवं लवणीय मृदाओं को अपन उनका उपचार कैसे करें, कौन सा उर्वरक डालें उसके अंदर जिससे वो उदासीन हो जाए और अच्छी पैदावार उत्पन्न कर सके। तो इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे अम्लीय लवणीय प्रभावित मृदाएँ, ठीक है। इसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 7 आता है
उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पादपों के पोषक तत्व। पादपों के लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मतलब पादप को तो जैसे वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अपन जैसे खेती करते हैं तो उसके अंदर उर्वरक डालते हैं ना, पहले जैसे अपन खेती करते हैं तो उसके अंदर डीएपी, यूरिया, उर्वरक डालते हैं ना, तो उनके अंदर उर्वरक के अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। या फिर जैसे उपजाऊ मृदा है जिसके अंदर ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ हैं, उस मृदा के अंदर भी खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, मृदा के अंदर पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, या फिर कुछ प्राकृतिक रूप से जैसे अपन खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं ना, जैविक खाद डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मृदा के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो पोषक तत्व कौन से होते हैं, पोषक तत्व अपन जहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पोषक तत्व, एक तो पोषक तत्व होते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरा होता है आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व नाम से पता है, वृत्त का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, बड़ा, तो जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। मात्रा का मतलब ज़्यादा मात्रा चाहिए जिन पोषक तत्वों की, उनको वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, और जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है उनको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है, उनको एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की कौन पीके से कार मांगे, मतलब कौन का मतलब CON के, कौन पीके से कार मांगे, से कम एस। कौन, सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, और S सल्फर। ये 9 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। इनकी मात्रा क्या होती है, पादपों को आवश्यक रूप से चाहिए होती है और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। इसके अलावा 21 प्रकार के आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी होते हैं जिसके अंदर जिंक है, निकल है ना, खूब सारे पोषक तत्व हैं जो अपन को सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर भी चाहिए होते हैं। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि पादपों के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व मतलब जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी मात्रा मतलब इनकी कमी से पादप के अंदर किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। जैसे अपन देखते हैं पादपों के अंदर कहीं पे उनकी पत्तियां हल्की पीली हो जाती है, मुरझा जाती है ना, हरापन कम हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, हरी माहीनता हो जाना, ऐसे जैसे पत्ते सूख जाते हैं, तो वो किस पोषक तत्व की कमी से हुआ है। तो इनके सारे लक्षण, फिर इनको अपन कमी को पूरा किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके उपचार। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रत्येक तत्व के इम्पोर्टेंस क्या है पादप के अंदर, उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, और अगर उसके अपन को पूर्ति करनी है तो अपन को क्या पदार्थ डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पार्ट नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 7 हो गया। अब है आपके चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे उर्वरकों के बारे में। उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक की मृदा से अभिक्रिया, उर्वरक की मृदा से अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। एवं फसलों पर प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक की मृदा से क्या अभिक्रिया होती है, मतलब अपन जैसे उर्वरक डालते हैं नॉर्मल से, अपन जैसे खेतों में डालते हैं ये डीएपी जानते हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अपन लेके आते हैं, अभी वही चल रही है। तो डीएपी का पूरा नाम क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन डालते हैं यूरिया, डालते हैं अमोनियम सल्फेट, डालते हैं, है ना। इस प्रकार से खूब सारे जो अपन उर्वरक डालते हैं, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है। यूरिया का सूत्र पता है ना सभी को, NH2CONH2, है ना। तो ये सारी जो उर्वरक हैं अपन डालते हैं, ये उर्वरक मृदा के साथ में, मतलब मृदा के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं, फिर इनका उर्वरकों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो अपन किस प्रकार की फसल के अंदर डालें यूरिया, जिससे वो फसल अच्छी से ग्रोथ करे। जैसे अपन डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये अपन किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार इन सब के बारे में अपन
पूरा पढ़ेंगे कि ये मृदा से अभिक्रिया कैसे करता है, फसल पर क्या प्रभाव डालता है, इसका हानिकारक ज़्यादा डालने पर क्या हानि हो सकती है, कम नहीं डालते हैं तो इससे फसल के अंदर क्या प्रभाव रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ठीक है ना। इसके अंदर से आपके बड़ा क्वेश्चन आता है हर साल, जैसे उर्वरक के अंदर से कि उसकी मृदा से अभिक्रिया क्या होती है, कम से कम 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है इसके अंदर से आता है आपके उर्वरकों में से। जैसे यूरिया का आपको दे दिया, ठीक है ना, जैसे 2020 में भी आया था कोई एक ना, म्यूरेट ऑफ पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, है ना, ये सारे उर्वरक हैं, इनका उपयोग कैसे होता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन उर्वरकों को कि मृदा से अभिक्रिया के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ये उर्वरक और उनका मृदा से अभिक्रिया में फसलों पर प्रभाव। ये हो गए आपके कितने 8 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है आपके कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। ये भी चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कृषि रसायन सिंपल सा चैप्टर है। कृषि रसायन मतलब कृषि के अंदर अपन कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कृषि रसायन, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल, और पर्यावरण प्रदूषण एनवायरनमेंट से संबंधित चैप्टर है। इसके अंदर मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सारा जो अपन पर्यावरण के अंदर पढ़ते आए हैं शुरू से, ठीक है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है, अपने बेसिक नॉलेज से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से भी, एक तो बड़ा क्वेश्चन आपके इसमें से बनता है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है ना। कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण, और सिंपल चैप्टर है बिल्कुल। कुछ रसायनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के अंदर मृदा का प्रदूषण कैसे होता है, उसके दुष्प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या है ना, हानिकारक प्रभाव क्या है, ये होता कैसे है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसके अलावा जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। पार्ट नंबर 9 के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपके। फिर चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं जैव रसायन। जैव रसायन का मतलब है बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जानते हो आप जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे। जैव रसायन के अंदर आते हैं आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे अपन, वसा के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कौन कौन सी विटामिन जल में विलय है, कौन कौन सी विटामिन इसके अंदर वसा में विलय है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आया था 2020 में इस चैप्टर में से कि विटामिन जो विटामिन वसा में विलय है उनके नाम लिखिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो विटामिन जल में विलय है। तो जल के विटामिन को याद रखने के लिए अपन करते हैं WBC, मतलब वाटर के अंदर विलय होती है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस प्रकार से भी अपन याद, बाकी सारी विटामिन है जो क्या होती है, वसा में विलय होती है। इस प्रकार से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, इन सब के बारे में जैव रसायन के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक तो 8, 9 और 10 इन तीनों चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर का, ठीक है ना, पैटर्न के अनुसार बोर्ड के एग्जाम के अंदर। पार्ट नंबर, और ये अपने दैनिक जीवन से संबंधित है जैव रसायन पूरा। ये चैप्टर दैनिक जीवन से संबंधित और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, ठीक है। फिर है आपके चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जैव उर्वरकों के बारे में। जैव उर्वरकों के बारे में, जैव उर्वरक मतलब, या फिर जैसे जैव खाद, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है। जैसे अपन केंचुओं के द्वारा खाद बनाते हैं ना, जैविक खाद है, केंचुओं के द्वारा खाद है, नाडेप खाद है ना, वर्मी कंपोस्टिंग है, कौन से केंचुए ज़्यादा उपयोगी, जैसे केंचुए की प्रजातियाँ हैं, इनके बारे में एपीजिक, इंडोजिक, डायोजिक केंचुए की ये 3 प्रजातियाँ हैं जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। केंचुओं को अपन किसान मित्र भी कहते हैं। इनके बारे में जो जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जैव उर्वरक, जैसे कुछ जीवों को अपन, जैसे चने की फसल डालते हैं तो उसके अंदर जो राइजोबियम जीवाणु है, एजोटोबैक्टर जीवाणु है, या फिर अपन बीजों को निर्जमीकृत करते हैं, है ना, तो उन बीजों के अंदर क्या डालते हैं जिससे वो बीज अच्छी उपजाऊ क्षमता वाले होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैव उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाता है, खाद का निर्माण कैसे किया जाता है, गोबर खाद कैसे बनाई जाती है,
वर्मी कंपोस्टिंग खाद कैसे बनाई जाती है, नाडेप खाद कैसे बनाई जाती है ना, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जैव उर्वरक और खादों के बारे में। फिर है आपके चैप्टर नंबर 12, लास्ट चैप्टर है आपके, और ये चैप्टर है आपके डेयरी फॉर्म से संबंधित, मतलब दुग्ध रसायन से संबंधित है, दूध से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित है ना। मिल्क प्रोडक्ट, जैसे अपन दूध को, अपन बहुत अच्छा चैप्टर है, अपने दैनिक जीवन में काम आने वाला है। और इसके अंदर अपन जैसे दूध से अपन क्या क्या बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मावा, खोआ, है ना। इसके अलावा मक्खन, पनीर, मावा, खोआ और दूध का अपन और कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, डेयरी फॉर्म में कैसे उपयोग किया जाता है, या फिर जैसे अपन दूध से पनीर कैसे बनाते हैं, पनीर बनाने की विधि क्या है ना, ये सारी विधियाँ, जैसे या फिर मावा बनाने की विधि क्या है, मक्खन बनाने की विधि क्या है, बटर बनाने की, ये सारी विधियाँ इसके अंदर पढ़ेंगे। या और इसके अंदर पढ़ेंगे अपन दूध के अंदर जैसे मिलावट करते हैं खूब सारे, जैसे मिलावटी पदार्थ डाल देते हैं दूध के अंदर, जैसे दूध गाढ़ा हो जाए, उसके अंदर जैसे कुछ उर्वरक डालते हैं, खूब सारे पदार्थ होते हैं, मिलावट की जांच कैसे की जाएगी, आपके प्रैक्टिकल में भी एक क्वेश्चन आता है दूध में मिलावट की जांच करने के लिए, ठीक है। तो दूध के अंदर मिलावट की जांच कैसे की जाती है उसका पता लगाते हैं इसके अंदर। दूध से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे दूध का निर्माण, दूध के अंदर कौन सी विटामिन होती है, कौन सी शर्करा होती है दूध के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूध से क्या क्या बनाया जाए, दूध के उत्पाद क्या क्या हैं, और दूध किस प्रकार से लाभदायक है, ये सारी चीज़ें अपन दूध से संबंधित सारी चीज़ें, जीरो से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें अपन दूध के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये आपके एग्रीकल्चर या कृषि रसायन की किताब में टोटल 12 चैप्टर हैं, ठीक है। बता दिया मैंने आपको सारे 12 चैप्टर के बारे में। सबसे पहला चैप्टर जिसके अंदर मृदा का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक बार वापस 5 मिनट के अंदर अपन रिवाइज कर लेते हैं 12 चैप्टर, फिर अपन नया फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आपके मृदा की उत्पत्ति एवं चट्टानों का अपक्षय, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में, और चट्टानों का अपक्षय, चट्टानें मैंने बता दी आपको 3 प्रकार की होती है, उनका अपक्षय कैसे होता है और किस प्रकार से मृदा बनती है। फिर नंबर 2 है मृदा जीवांश, जीवोकांश से ह्यूमस क्या होती है, मृदा के कोलाइड क्या होते हैं, आयन, मृदा के अंदर धनायन और ऋणायनों का विनिमय कैसे होता है, धनायन विनिमय, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, ठीक है ना, धनायन विनिमय क्षमता, या फिर CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया था आपके अभी 2020 में कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है, इकाई होती है सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है ना, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ये क्वेश्चन भी आया था आपके इसमें से, आयन विनिमय में से। चैप्टर नंबर 5 है आपके मृदा अभिक्रिया और मृदा का पीएच किस प्रकार से मापते हैं अपन, ये सारी चीज़ें। अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं, उन मृदाओं का उपचार कैसे है, इनके बारे में। पादपों के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है जो बताए मैंने अभी आपको, वृत्त मात्री पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्री पोषक तत्व और सभी प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर चैप्टर 8 है आपके उर्वरक, मृदा में अभिक्रिया कैसे करते हैं, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अंदर 7-8 उर्वरक हैं आपके, उनके बारे में पूरा पढ़ना है, यूरिया है, DAP है, डाइअमोनियम फॉस्फेट है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सारे सूत्र लिखे हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर अपन पढ़ेंगे कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। कृषि रसायन कौन कौन से काम में लेते हैं, उनके क्या हानिकारक प्रभाव है, क्या लाभदायक प्रभाव है, पर्यावरण प्रदूषण, जब मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से संबंधित। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के अंदर बता ही दिया मैंने आपको, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, विटामिन के बारे में, लिपिड के बारे में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर जैव उर्वरकों के अंदर अपन पढ़ेंगे जैव उर्वरक, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन जीवों, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या काम है उनके, है ना, और बीजों को निर्जमीकृत कैसे किया जाता है, इनके बारे में। फिर चैप्टर नंबर आपके लास्ट है 12, दुग्ध के अंदर मैंने बता दिया आपको, दूध के सारे उपयोग, दूध के सारे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दूध के अंदर मिलावटी चीज़ें कैसे, क्या क्या मिलाया जाता है, उनकी जांच कैसे की जाती है, सारे परीक्षण आपके प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है, दोनों के अंदर ये आता है। और 8 नंबर का चैप्टर है, बोर्ड के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, ठीक है। ये चैप्टर है आपके टोटल 12, जिसके अंदर अपन कृषि रसायन के ये 12 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, बुक के अंदर आपके 12 चैप्टर हैं, मिटा दूँ ये सारे, अब अपन शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक
डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन जिसके अंदर मृदा की उत्पत्ति और चट्टानों के अपक्षय के बारे में, कि मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, चट्टानों का अपक्षय क्या हुआ है। मृदा की उत्पत्ति मतलब सबसे पहले तो ये मृदा शब्द बना कैसे है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी सी बात है कि मृदा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। मृदा इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन सोइल, ठीक है ना। तो मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर मृदा शब्द कहाँ से बना है। तो मृदा शब्द बना है आपके लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। सोलम शब्द से लिया गया है ना। इस सोलम से ही क्या बना है, सोइल बना है। और सोलम का अर्थ होता है आपके फ्लोर या फर्श, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है आपके कि मृदा किस भाषा का शब्द है या मृदा किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है। और सोलम का अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श। अगली बात समझ में, ये तो हो गई मृदा शब्द कहाँ से लिया हुआ है, मृदा की उत्पत्ति कैसे, फ्लोर या फर्श। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि मृदा होता क्या है, कण क्या है। मृदा का कण क्या है, एक प्राकृतिक कण है, प्राकृतिक त्रिविमीय कण होता है ये, प्राकृतिक और त्रिविमीय कण। प्राकृतिक का मतलब क्या है, चीज़ें दो प्रकार से निर्माण होता है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक निर्माण जो प्रकृति से निर्माण हुआ है, तो मृदा का निर्माण भी किससे हुआ है, अपन ने तो बनाई नहीं मिट्टी, मिट्टी तो किससे बनी हुई है, प्रकृति से बनी हुई है ना, प्राकृतिक चीज़ है ये। मतलब मृदा का कण कैसे बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति से प्राप्त है अपन को, प्राकृतिक कण है ये। और त्रिविमीय कण, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, 3D। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, 3D अपन सुनते हैं ना आजकल नाम 3D। 3D क्या होता है, जिसके अंदर 3 डायमेंशनल, 3 विमाएँ होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर अपन गहराई कह सकते हैं। ये तीनों विमाएँ हो सकती है, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो, तीनों चीज़ें होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो मृदा के कण की लंबाई भी होती है, गहराई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो इसके कारण ये त्रिविमीय कण है और प्राकृतिक कण है, प्रकृति से प्राप्त है। अपन मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है पता है आपको, मृदा क्या है, अपन को चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। मृदा के निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर 1 इंच परत, जैसे 1 इंच होता है ना, 1 इंच परत बनने में ऐसा अनुमान है, माना कन्फर्म कुछ नहीं है, अनुमान है कि हजारों वर्षों का समय लगता है। मतलब 1 इंच परत बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है, क्योंकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन ये क्या है, सतत प्रक्रिया, धीमी तो है लेकिन सतत, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। निरंतर कैसे, कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने से होता है। मृदा का निर्माण किससे हुआ है, चट्टानों के टूटने से। चट्टानें मतलब जैसे जल के द्वारा, जैसे ऊपर झरने बहते रहते हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं चट्टानों के ये टुकड़े होते होते कण टूटते टूटते नीचे आकर जमा होने लग जाते हैं। तो चट्टानों के टूटने से या फिर जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा, जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ, तो उनके द्वारा जैसे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, जिससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है रगड़ के कारण, ठीक है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपक्षय से होता है। और ये क्या है, धीमी प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है, सोलम शब्द से हुई है। और मृदा, सोलम का अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि मृदा के गुण क्या होते हैं, मृदा का उपयोग क्या है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल में नई क्लास से, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करेंगे इनके बारे में, वापस शुरू से लेकर 0 से लेकर चैप्टर नंबर मृदा की उत्पत्ति और चट्टानों का अपक्षय कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इनके बारे में, कि चट्टान का निर्माण क्या हुआ, कैसे होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है, लावा कैसे निकलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज तो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि मृदा क्या होती है, लैटिन भाषा के सोलम सबसे बनी हुई है, प्राकृतिक कण है और त्रिविमीय 3 डायमेंशनल कण है। इसके बारे में, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसके कार्य क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इसका मृदा का अवयव, मतलब मृदा का कंपोजिशन क्या है, मृदा अवयव,
मृदा का अवयव क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये भी पढ़ेंगे अपन कि मृदा के अंदर खनिज कितने होते हैं, जल कितना होता है, वायु कितना होता है, कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ आज तो अपन ने क्या पढ़ा कि अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, या फिर उसके अंदर सिलेबस के अंदर आपके क्या क्या है। पहले अपन ने सिलेबस के बारे में पढ़ लिया, अब अपन चैप्टर वाइज शुरू करेंगे कल से सेकंड क्लास में शुरू से, कि ये चैप्टर कहाँ से है आपके शुरू, इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद, गुड लक।